हाई प्रोफाइल मानी जा रही राजनांदगांव लोकसभा सीट में इस बार कांटे की टक्कर है। बीजेपी के कब्जे से इस बार इस सीट को हथियाने जहां कांग्रेस ने क्षेत्रीय परिस्थितियों और जातीय समीकरणों को देखते हुए यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी रण में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने सिटिंग सांसद संतोष पांडे पर दोबारा दांव खेला है। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राजनांदगांव लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें राजनांदगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, डोंगरगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, कवर्धा और पंडरिया शामिल हैं। इन 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। बता दें, संस्कारधानी कही जाने वाली राजनांदगांव में ओबीसी वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग से कांग्रेस का सबसे बड़ा और लोकप्रिय चेहरा है। इन्हीं परिस्थितियों के चलते कांग्रेस को यहां जीत की महक आ रही है। अब थोड़ी बात कर ली जाए पूर्व सीएम और लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल के राजनीतिक सफर की, तो भूपेश बघेल वर्तमान में दुर्ग जिले की पाटन सीट से विधायक हैं। कुर्मी समाज में इनका खासा जनाधार है। उन्होंने साल 1985 में यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया। साल 1993 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो पहली बार पाटन विधानसभा से वे विधायक चुने गए। जब मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सरकार बनी तो भूपेश बघेल कैबिनेट मंत्री बनाए गए। बघेल साल 1999 में मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री रहे। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और कांग्रेस की सरकार बनी, तब जोगी सरकार में वे कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2003 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो भूपेश को विपक्ष का उपनेता बनाया गया। साल 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में पाटन से उन्होंने जीत दर्ज की। साल 2008 में बघेल अपने भतीजे और बीजेपी नेता विजय बघेल से चुनाव हार गए। साल 2023 में पाटन से उन्होंने जीत दर्ज की। साल 2014 में उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जब ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो तेज तर्रार राजनीति और आक्रामक तेवर के लिए मशहूर भूपेश बघेल राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल को किसानों मुद्दों पर आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। वे हाजिर जवाबी के लिए मशहूर हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भले ही उनकी सरकार चली गई हो, लेकिन अपनी पाटन सीट बचाने में वो कामयाब हुए और उन्होंने अपने भतीजे और भाजपा प्रत्याशी और सांसद विजय बघेल को फिर से चुनावी रण में हराया। जनता के बीच बघेल की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब भूपेश बघेल ने कहा था नोटा समेत अगर 384 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर जाएं तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। बघेल के इस बयान का असर अन्य किसी सीट पर तो नहीं हुआ, लेकिन राजनांदगांव में सैकड़ों की संख्या में लोग नामांकन फॉर्म लेने निर्वाचन कार्यालय पहुंच गए। भूपेश बघेल के एक आह्वान पर राजनांदगांव में एक ही दिन में 210 फॉर्म खरीदे गए। हालांकि नामांकन दाखिले के अंतिम दिन तक ये नामांकन जमा नहीं कराए गए, लेकिन इससे ये तो स्पष्ट जरूर हो गया कि लोगों के दिलों में आज भी बघेल राज करते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए राजनांदगांव की ये डगर इतनी आसान नहीं होने वाली। हालांकि बीजेपी को मोदी की लहर और संतोष पांडे पर पूरा भरोसा है। यही कारण है कि बीजेपी ने पांडे को दोबारा मौका दिया है। नजर डालें संतोष पांडे के सियासी सफर पर, तो संतोष पांडे की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पूरी तरीके से बीजेपी से जुड़ी रही है। इसके साथ ही इनका परिवार आरएसएस यानी कि संघ से जुड़ा हुआ है। सांसद संतोष पांडे ने एलएलबी की पढ़ाई की है और कृषक परिवार से ये आते हैं। बचपन से ही ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही भाजपा के मंडल अध्यक्ष से लेकर राजनांदगांव जिला के युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष भी पांडे रह चुके हैं। बीजेपी के 2 बार प्रदेश मंत्री रहने के अलावा पांडे प्रदेश महामंत्री भी रहे और कृषि उपज मंडी कवर्धा के अध्यक्ष भी रहे। पांडे बीजेपी शासनकाल में खेल एवं युवा कल्याण आयोग के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संतोष पांडे ने साल 2003 में विधानसभा परिसमन होने से पहले वीरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी रहे और दोनों विकास यात्रा के रथ प्रभारी भी पांडे रहे। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रांत के सहसंयोजक रहे। वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से 17वीं लोकसभा में सांसद बने। वर्तमान में वह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और दूसरी बार सांसदी के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। विधानसभा के नतीजों के आधार पर अगर नजर डालें तो यह सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। इस लिहाज से भी क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी सामान्य वर्ग से हैं, वहीं भूपेश बघेल पर दांव खेलकर ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है।
हालांकि ये तो आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि इस बार इस सीट पर कौन बाजी मारता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।